टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने दो इफेक्ट देख लिए हैं, इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ. थर्ड इज इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड. It happens because of the rotation of earth, so it is due to rotation of earth. ओके, तो सिंपल कंसेप्ट इसका ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो बॉडीज़ अर्थ पर हैं वो भी रोटेट कर रही हैं अर्थ के साथ में, और जो भी बॉडी रोटेट करती है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एंड इट इज़ एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड द वेट ऑफ आर्स is acting towards the center of earth. So because of that our weight get decreased, and that in other words mean the gravitational acceleration or the gravity is also decreased. Suppose this is earth, this is the center of earth, this is radius, and any body is suppose is here at point P. तो इसका P पॉइंट पे जो बॉडी है उसका वेट लग रहा होगा सेंटर की तरफ पे, ये लाइन के अलॉन्ग इसका वेट होगा W. ओके, और इसका जो एपरेंट वेट है डब्ल्यू डैश, इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ओ, एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अलॉन्ग द अर्थ. अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अलॉन्ग about its axis. This is the axis of rotation for earth, and along this axis also the P point is revolving, but the circle of P point will be this. The rotation circle of the P point is this. तो इस सर्कल की रेडियस होगी सपोज स्मॉल आर, कैपिटल आर ई ये रेडियस ऑफ अर्थ है. तो जो पी पॉइंट के लिए सर्कल सेंटर होगा इट विल बी ओ डैश, और इस सेंटर के अवे इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एफ सी एफ. ओके, नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस एंगल इज लैम्डा, देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी लैम्डा, एंड एफ सी एफ का फैक्टर इस साइड हो जाएगा एफ सी एफ कॉस लैम्डा. तो तीन फोर्सेस हमारे पास आएंगे, एफ सी एफ कॉस लैम्डा, डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश. तो जो नेट एपरेंट वेट होगा डब्ल्यू डैश, इट विल बी डब्ल्यू माइनस एफ सी एफ कॉस लैम्डा. एफ सी एफ इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉडी. सपोज बॉडी का मास है स्मॉल एम और अर्थ का मास है एम ई, जो पी पॉइंट पे बॉडी है उसका मास स्मॉल एम है. तो इसके लिए एफ सी एफ यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओके, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसे. और डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला एम जी डैश, डब्ल्यू का फॉर्मूला एम जी माइनस एफ सी एफ का फॉर्मूला हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा. एम कॉमन लेके सब में से कैंसिल आउट. अब हमें स्मॉल आर पता नहीं, स्मॉल आर लैटिट्यूड के साथ साथ चेंज करता रहेगा, तो हमें आर ई के टर्म में स्मॉल आर को लेना होगा. तो इसके लिए हम ये ट्राइंगल देख लेते हैं. यहाँ पे इस ट्राइंगल में स्मॉल आर हमें निकालना है. तो अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा, and because of this cos lambda will be equals to base upon hypotenuse यानी स्मॉल आर अपॉन हाइपोटेनस आर ई के बराबर होगा सेंटर ऑफ अर्थ ओ पी डिस्टेंस जो है. तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी आर ई कॉस लैम्डा. ये स्मॉल आर की वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे. वी विल गेट जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा. दैट मीन्स जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. तो ये एपरेंट ग्रेविटी का फॉर्मूला है ड्यू टू लैटिट्यूड. और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके, ये फॉर्मूला आ गया. इसकी कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं. स्पेशल केस 1, इफ़ वी आर ऑन इक्वेटर, एट इक्वेटर. ओके, दिस डायग्राम में ये इक्वेटर वाली पॉइंट लाइन है और ये पोल्स वाली. तो इक्वेटर के लिए हम लैम्डा निकालेंगे तो पी पॉइंट को हमें ई पे लाना पड़ेगा. उसके लिए लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी. दैट मीन्स इक्वेटर पर लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो इक्वेटर पे जी डैश आएगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 इज़ 1, हैंस जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2. नाउ calculate for poles at poles.
So poles are perpendicular to equator, that means lambda will be 90 degree and cos 90 is 0, hence g dash equals to g minus re omega square cos square 90, ये हो गया 0, दैट मीन्स जी डैश इक्वल्स टू जी, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ से पोल्स पर ग्रेविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पोल्स पर ग्रेविटी सेम रहती है। तो आर वेट विल बी ट्रू वेट एट दी पोल्स, अगर हम रोटेशन को काउंट करें, लैटिट्यूड को काउंट करें सिर्फ, तो ग्रेविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी सेम रहेगी पोल्स पर। जो वेट लॉस है या चेंज इन ग्रेविटी है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्लियरली, वो आएगी आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इक्वेटर पर निकालेंगे तो आर ई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और पोल्स पर निकालेंगे तो 0 आएगा। ओके, तो ये चेंज हो गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ या ड्यू टू लैटिट्यूड ऑफ ऑन अर्थ। क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर एक। डिटरमाइन द स्पीड with which the earth have to rotate on its axis so that a person on the equator would weigh 2/5 as much as present, and the equatorial radius is 6,400 kilometers. Okay, since we are talking about equator line, तो g डैश का फॉर्मूला लगेगा g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा 1 हो जाएगा। एंड अगर और हमें यहाँ पे दिया हुआ है पर्सन का वेट 2/5 हो गया है, इसका मतलब उसकी ग्रेविटी भी 2/5 हो गई है, तो जी डैश इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ जी। सो यहाँ से आर ई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी माइनस 2/5 जी, हैंस 3/5 जी। और हमें निकालना है यहाँ पे हाउ फास्ट द अर्थ है टू द स्पीड ऑफ अर्थ, यानी एंगुलर स्पीड निकालनी है ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 3g/5 RE अंडर रूट में। तो g की वैल्यू है 9.8 और RE की वैल्यू है 6,400 किलोमीटर्स। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेना, इससे आंसर आना चाहिए 9.6 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके देखना आंसर ये सेम आ रहा है या नहीं। ओके, ये हो गया थर्ड वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ या ड्यू टू लैटिट्यूड। फोर्थ है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ या इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, सो इसमें इफेक्ट ये है कि हम अर्थ को जनरली स्फेरिकल अज्यूम करते हैं, लेकिन वो परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी नहीं है। इट इज़ बल्जिंग आउट फ्रॉम द इक्वेटर साइड बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज़ एक्सपीरियंसिंग ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर वाली जो डायमीटर है अर्थ की वो थोड़ा ज़्यादा है पोलर वाली डायमीटर के कंपैरिजन में, एंड सिंस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, तो वहाँ पे उसकी वजह से ग्रेविटी में इफेक्ट पड़ जाता है। सो द शेप ऑफ अर्थ is not perfectly spherical, but it is bulging out from the equator due to the centrifugal force it is experiencing due to its rotation. Hence, the diameter along equator is slightly larger than diameter along poles.
डायमीटर अलोंग पोल्स। तो अर्थ का शेप जो है थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप का है। सो दिस इज द पोलर लाइन, जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं, एंड दिस इज इक्वेटर लाइन, okay, so यहाँ से clearly we can see that radius along the equator line is slightly larger than radius along the polar line, and since we know that g is proportional to 1 upon r square, hence g at equator line is slightly lesser than at polar line. Because of this, the apparent weight at equator is slightly lesser than weight at poles. तो इसकी वजह से ये चेंज आता है ग्रेविटी में। ओके, लास्ट इफेक्ट है ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। और द मटेरियल beneath the surface. ओके, नाउ सिंस वी नो दैट जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो अगर हम अर्थ पे डिफरेंट पोजीशन पे जाएं तो जो सरफेस के नीचे मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी में थोड़ा स्लाइट वेरिएशन आता है। इस इफेक्ट की वजह से वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम मेनली काउंट नहीं करते क्वेश्चंस वगैरह में, लेकिन फिर भी एक कंसिडरेबल कैलकुलेटेबल अमाउंट में वेरिएशन आता है। इट इज़ ड्यू टू the different densities of materials present beneath the surface of earth, and since gravity or gravitational acceleration depends on density, there comes a slight variation in value of g at different positions and locations on earth. ओके, तो ये 5 इफ़ेक्ट्स हैं जो ग्रेविटी में चेंज ला सकते हैं। पांचों को हमने इसमें तीन इसमें थे जो हमने जो जिनके फॉर्मूले थे, जिन पे न्यूमेरिकल बनेंगे, जिनकी डेरिवेशन हमने की हैं। बाकी 2 ये थियोरेटिकल थे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो पिछले चैप्टर में लास्ट वर्क एनर्जी पावर से पहले जो हमने चैप्टर किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्स के कई टाइप्स होते हैं। उनमें से एक टाइप ये था कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं हमारे पास। जो बिना कांटेक्ट के काम करते हैं उनको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं या फील्ड फोर्सेस बोलते हैं। तो उनको समझने का एक तरीका ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है विदाउट टचिंग इट, तो हम बोल सकते हैं कि हर बॉडी के अराउंड एक फील्ड है, जिस फील्ड में आने पर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही ग्रेविटेशन के साथ भी केस है। ग्रेविटेशन भी विदाउट कांटेक्ट काम करता है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक मास के अराउंड एक फील्ड होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, जिसमें अगर दूसरी बॉडी आती है जिसका मास है तो उसको ग्रेविटेशनल पुल फोर्स फील होगा वहाँ पे, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होगा। इसको डिफाइन कर सकते हैं वी कैन डिफाइन दिस लाइक दिस: द स्पेस अराउंड a material body in which its gravitational pull can be experienced by another body is called gravitational field,
of that body. ओके जितना मास बॉडी का ज़्यादा, जिस बॉडी की वजह से हम फील्ड इमेजिन कर रहे हैं, जिसकी वो फील्ड है, उस बॉडी की फील्ड जो है उसको, उस बॉडी को हम बोलेंगे सोर्स मास. जिसकी हम फील्ड चेक कर रहे हैं उस बॉडी को हम बोलेंगे सोर्स मास. तो सोर्स मास में मास की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होती है उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वैल्यू है, इंटेंसिटी है, वो भी उतनी ज़्यादा हाई होगी. तो उसमें जो दूसरी बॉडी आएगी उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा. दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सोर्स बॉडी, एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर बॉडी, टेस्ट बॉडी बोल देते हैं उसे, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड. तो ये सपोज ये फील्ड है हमारे पास, एंड दिस फील्ड इज़ ड्यू टू दिस सोर्स मास. तो यहाँ पे अगर कोई दूसरी बॉडी आती है तो उस पर एक फोर्स फील होगा, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड की, उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली. तो अभी हमें निकालना है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे. सो द नेक्स्ट सब टॉपिक इज इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई वेक्टर से. ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट कैन बी डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड of a body at a point in the field is defined as the force experienced by the body, the force experienced by a body of unit mass. Unit means one mass at that point, at that point. ओके तो ये इसकी डेफिनेशन है. इसका फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू एफ अपॉन एम नॉट. वेक्टर क्वांटिटी है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी, एंड एम नॉट इज़ द टेस्ट मास. इसका मीनिंग है कि ये वो मास है जिससे हम किसी दूसरे मास की, जो कि सोर्स मास है, उसकी फील्ड को चेकआउट कर रहे हैं. तो ये इसको हम एम नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है. अब डेफिनेशन में हमने एम नॉट मास को 1 ले लिया था, यूनिट ले लिया था. इन दैट केस जो इंटेंसिटी है वो फील्ड के बराबर होगी. यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है. ओके नाउ वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम नॉट. सपोज हमारे पास दो मासेज हैं, सोर्स मास एम है और दूसरा मास एम नॉट है. ये सोर्स मास था एम और दिस मास इज एम नॉट. तो जी एम नॉट अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में है सपोज आर. तो ये हो गया आर स्क्वायर. हैंस यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा इंटेंसिटी इक्वल्स टू जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट. आई इक्वल्स टू आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ओके और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स के ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स. अट्रैक्टिव फील्ड जब भी होती है तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं अट्रैक्टिव नेचर के लिए. ओके तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा. यहाँ से एक और चीज़ क्लियर है कि इंटेंसिटी अगर एफ अपॉन एम के इक्वल है और वी नो दैट एफ एम इंटू ए के इक्वल होता है, दैट मीन्स इंटेंसिटी मैथमेटिकली एक्सेलरेशन के इक्वल है. और अगर हम अर्थ के लिए बात करें तो इंटेंसिटी जी के इक्वल होगी सिमिलरली. ठीक है तो मैथमेटिकली दोनों सेम है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इंटेंसिटी दोनों मैथमेटिकली सेम है. इंटेंसिटी की हम यूनिट निकालेंगे तो वही आएगी जो एक्सेलरेशन की होती है. तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. dimension is LT minus 2 and nature is vector. Okay, let's try a question on this. On a planet whose size
is the same and mass is 4 times as that of Earth, full stop, find the amount of work done to lift 3 kg mass vertically upward by 3 meter distance on the planet. Full stop. The value of G on the surface of Earth is 10 meter per second square. Okay, let's do this. यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक प्लैनेट है और दूसरा अर्थ है. तो प्लैनेट का मास जो है ऑन अ प्लैनेट हुज साइज सेम एज मास इज, प्लैनेट का मास अर्थ के मास का 4 टाइम्स है और प्लैनेट का साइज सेम है, यानी प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर है. अब वर्क डन हमें निकालना है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर किसी बॉडी को हम ऊपर उठा रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स की जगह आएगा उसका वेट विच इज़ mg, और डिस्प्लेसमेंट जो उसकी हाइट हमने जिस हाइट तक खींचा वो आएगा, तो mgh वर्क डन. तो अगर हम इसे अर्थ के लिए लगाएं, सॉरी ये हमें प्लैनेट के लिए लगाना है, तो W प्लैनेट इक्वल्स टू हो जाएगा. मास तो सेम रहेगा, मास इज़ यूनिवर्सल, तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा प्लैनेट डिफरेंट होने से. G की वैल्यू में चेंज आएगा और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा. तो हाइट हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3 मीटर, मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 kg, तो हमें GP की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट प्लैनेट P. तो इसके लिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं. इट इज़ GME/RE² अर्थ के लिए, और प्लैनेट के लिए हो जाएगा GMP/RP². दोनों का डिवाइड कर देते हैं. सो GE डिवाइड बाई GP इक्वल्स टू GME डिवाइड बाई RE² डिवाइडेड बाई GMP/RP². जी से जी कैंसिल आउट, साइज सेम है तो ये R भी कैंसिल आउट हो गया. एंड मास ऑफ प्लैनेट वाज 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, तो ये हो गया यहाँ से 1/4, यानी GP इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स GE, यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हैंस द वर्क डन ऑन द प्लैनेट इज इक्वल्स टू 3 × 40 × 3, तो 360 जूल. यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 360 जूल्स.